आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए 10वीं मूवी की स्टोरी, जिसमें शिक्षा के महत्व को दिखाया गया है कि वो सबके लिए कितनी ज़रूरी होती है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हरित प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को दिखाते हैं, जो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड करने के लिए फिटनेस एक्सरसाइज की वीडियो रिकॉर्ड करवाते रहते हैं। तभी उनका पीए मिस्टर टंडन, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें दिखाते हैं और गंगाराम सीएम होने की वजह से वे किसी भी पढ़े लिखे इंसान को इतना महत्व नहीं देते। उनके हिसाब से शिक्षा किसी काम की नहीं होती। गंगाराम से मिलने बंसल और शर्मा आते हैं। इन्होंने सीएम की आगे एक दरखास्त लगाई थी, एक जमीन के लिए जिसके ऊपर मॉल बनने वाला था और उससे इनकी भी कमाई अच्छी खासी होती। लेकिन अब उस जगह पर स्कूल बनने जा रहा था और सीएम की नज़रों में तो शिक्षा की कोई अहमियत होती ही नहीं है। उनके हिसाब से अगर वहाँ पे स्कूल बन गया तो उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब गंगाराम अपने घर से निकलते हैं तो उनकी पत्नी बिमला देवी उनकी आरती उतारती है और वो बहुत धीमी आवाज़ में डरते हुए गंगा के सामने बोलती है। वो उससे कहता है कि तू एक सीएम की बीवी है तो इसलिए ऊंचा बोला कर। टंडन सीएम को एक वीडियो के बारे में बताते हैं जिसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर उनके पार्टी के सदस्यों को बहुत मार रही थी। इस पर गंगाराम उस लेडी पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करा देता है और अब मीडिया में ये न्यूज़ होती है कि सीएम गंगाराम को सेशन कोर्ट ने समन भेजा है। उनके ऊपर शिक्षक भर्ती घोटाले, आपराधिक मामले, साजिश करने और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। कोर्ट में गंगाराम के ऊपर न्यायिक हिरासत में लेने का फैसला सुनाती है और तब तक एसआईटी शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करेगी। कोर्ट के इस फैसले से जनता बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि सीएम गंगाराम को हरित प्रदेश की जनता बहुत पसंद करती थी और अब क्योंकि वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे तो वे नया सीएम अपनी वाइफ को बनाते हैं और उसे ये बहुत अजीब भी लगता है। अब गंगाराम चौधरी का सर आज तक किसी के भी आगे नहीं झुका था और जेल में जाने का गेट छोटा होता है तो वे झुकने वाले तो नहीं थे, इसलिए पहली बार किसी कैदी के लिए जेल का गेट पूरा खोला गया था। और उधर जब बिमला देवी सीएम की शपथ लेती है तो सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो ठीक से हिंदी ही नहीं बोल पा रही थी और वो डरी हुई भी होती है। जेल में वहाँ का पुलिस ऑफिसर गंगा को नॉर्मल जिसमें कैदी रहते हैं वहाँ पर ना रहने के बजाय एक अच्छा कमरा देता है। उसमें टीवी, कंप्यूटर और एक फ़ोन भी होता है, ताकि वो जैसे अपने घर में रहता है उसी आराम से जेल में भी रहे। और गंगा जेल में रहकर ही अपनी सरकार चलाता है और वो बिमला देवी को सब कुछ सिखाता भी है कि विधानसभा में क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और जो लेडी अपने पति के आगे ऊंची आवाज़ में बोलती तक नहीं थी, वो अब विधानसभा में बिंदास होकर बोलती है, क्योंकि अब उसे भी सीएम की पावर का नशा हो गया था। जेल में वहाँ की नए सुपरिंटेंडेंट ज्योति देसवाल आती है, जो नियम की बहुत सख्त होती है और उसकी नज़र में सभी कैदी बराबर होते हैं। क्योंकि आज उसका यहाँ पर पहला दिन होता है तो वो सभी के साथ बैठकर खाना खाती है, लेकिन वो खाना गंगा को अच्छा नहीं लगता और वो उसे फेंक देता है, क्योंकि अभी तक उसके लिए बाहर से ही खाना आ रहा था। और अब यहाँ से गंगा और ज्योति दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। गंगा को अब भी ये लग रहा था कि वो यहाँ पर पहले जैसा ही रहेगा और ज्योति की नज़र में वो सिर्फ एक कैदी होता है, जिसे अब सबकी तरह ही रहना होता है। जब गंगा वहाँ के रजिस्टर में साइन करता है तो उसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता। वो 5 लाइन खींचता है और एक डॉट बनाता है। तब ज्योति याद करती है कि उसके ट्रांसफ़र ऑर्डर पर भी ऐसे ही साइन हो रखे थे। गंगाराम सिर्फ 8वीं पढ़ा हुआ होता है और जो काम 8वीं पढ़े हुए लोग करते हैं वही उसको दिया जाता है, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी से बहुत प्यार होता है। तो ज्योति उसे कुर्सी बनाने के काम में लगाती है और जैसे वहाँ पर बाकी कैदी रहते हैं वैसे ही वो भी रहता है। अगले दिन गंगाराम अपनी वाइफ बिमला को बुलाता है और वो उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके रहने का रंग ढंग जो बदल गया था। गंगा उससे ज्योति का ट्रांसफ़र कराने के लिए कहता है, लेकिन बिमला उसका ट्रांसफ़र करने के लिए साफ मना कर देती है और अपनी बातों की जाल में गंगा को फंसा ही लेती है कि अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो उनकी ही छवि खराब होगी और सबको यही लगेगा कि नई सीएम सच में अपने आप को सीएम मानने लगी है। तभी तो उसने पूर्व सीएम के ट्रांसफ़र के फैसले को चेंज कर दिया। ये बात सुन के गंगाराम तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसकी बीवी इतनी जल्दी पॉलिटिक्स सीख जाएगी। एक दिन गंगाराम ज्योति और जेलर को देखकर कुर्सी बनाना शुरू करता है
तो जेलर चुपके से उसकी पिक खींच लेता है और वो उसको इंटरनेट पर वायरल कर देता है, जिसके बाद उस पिक को लेकर सभी कई तरह के पोस्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से गंगाराम का बहुत मजाक बनता है। जब गंगा इन पोस्ट को देखता है तो वो अपने भाई के पास फ़ोन करके जल्दी से बेल कराने के लिए कहता है। इसके लिए उसका भाई जज को रिश्वत भी देने की कोशिश करता है, लेकिन जज भी बहुत सख्त होते हैं। वे गंगाराम की बेल को कैंसिल कर देते हैं। अपनी बेल की खबर देखने के बाद गंगाराम 10वीं करने का फैसला करता है और शिक्षा प्राप्त करने पर तो सबका अधिकार होता है। ज्योति को लगा कि गंगा सिर्फ काम न करने का बहाना बना रहा है, क्योंकि अगर वो लाइब्रेरी में गया तो काम नहीं करना पड़ेगा। गंगाराम उससे कहता है कि 10वीं का सपना उसकी माँ का था, जिसे वो पूरा करना चाहता है और इसके लिए ज्योति पढ़ाई करने के लिए उसे हाँ कर देती है। ये बात जब सीएम को पता चलती है कि गंगाराम 10वीं के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वो ये नहीं समझ पाती कि 10वीं करने के पीछे गंगा कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहा है। जेल की लाइब्रेरी में जाके जैसे ही गंगाराम बुक खोलता है तो उसे तो अच्छी वाली नींद आती है और तभी वहाँ पर ज्योति और जेलरी पहुँच जाते हैं। ज्योति उससे कहती है कि अगर तुम्हें 10वीं की पढ़ाई करनी है तो ठीक से करो, नहीं तो वो दोबारा कुर्सी बनाने के काम में उसको लगा देगी। इसके बाद अपने सेल में उसको नींद नहीं आती, इसलिए वो पॉलिटिक्स की बुक पढ़ना शुरू करता है, लेकिन इस बार बुक पढ़ने के बाद भी उसको नींद नहीं आती और जो उसने पढ़ा था वही उसके दिमाग में घूमता रहता है। अगले दिन वो फिर से इंडियन हिस्ट्री की बुक को पढ़ता है और उसमें साइमन गो बैक वाले लेसन को पढ़ता है। उस समय के अंग्रेज साइमन गो बैक की वजह से क्रांतिकारियों को बहुत मारते पीटते हैं। तभी वो देखता है कि उन्हें बचाने वो खुद उस समय में पहुंच जाता है, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री की बुक को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेकर पढ़ रहा था और वो अपने आप को उस समय में इमेजिन करके वो सारी इंडियन हिस्ट्री को पढ़ लेता है और ये सब वो इसलिए करता है ताकि यहाँ से बाहर निकल जाए। जब बिमला उससे मिलने आती है तो वो गंगा से कहती है कि तुम दिमागी तौर पर बीमार बता के यहाँ से बाहर निकल सकते हो, और गंगा ऐसा ही करता है। जब डॉक्टर उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि उसका नाम सुभाष मोहम्मद आज़ाद है और वो सारे सवालों के जवाब ऐसे ही देता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वो ये भी कहता है कि वो नेता तो कभी नहीं था और ना ही वो कभी बनेगा, और ये सब ज्योति भी देखती रहती है। फिर वो उसको सबक सिखाने के लिए ज्योति खुद उसके पास जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि ये खुद पागल नहीं है बल्कि तुम सबको पागल बना रहा है, और वो ये साबित भी कर देती है जब वो ये कहती है कि पिछले इलेक्शन में गंगाराम 4329 वोट से जीता था। यहाँ पर ज्योति गलत कहती है, लेकिन गंगा इसका सही जवाब देता है कि वो पिछला इलेक्शन 40,210 वोट से जीता था। ये सुन के डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था। गंगा उससे कहता है कि तुमने तो मेरे आज़ाद होने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। इस पर ज्योति कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जिसको दिमागी बीमारी होती है वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये सब बिमला ने जानबूझकर गंगा से कहा था ताकि वो कभी इलेक्शन ना लड़ पाए और वो हमेशा सीएम बनी रहे। ज्योति उसे ये 10वीं का ड्रामा बंद करके वापस काम करने के लिए कहती है और ये सुन के उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे अपनी औकात में रहने के लिए कहता है। इस पर ज्योति भी उससे कहती है कि तुम अभी सिर्फ एक कैदी हो और वो यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट है, तो उसको उससे तमीज से बात करनी चाहिए, और साथ में वो उसको अनपढ़, गंवार और जाहिल भी कहती है, जिसे अपने बड़ी पोजीशन वाले इंसान से बात करने की तमीज भी नहीं होती। ये सुन के वो गुस्से में ज्योति को बहुत कुछ बोलता है और उसको माइनर अटैक पड़ जाता है। तभी ज्योति सीपीआर देके उसे ठीक कर देती है। जब ये बात बिमला को पता चलती है तो उसे ये नहीं मालूम था कि सीपीआर क्या होता है। फिर उसका पीए उन्हें सीपीआर की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर बिमला को बहुत गुस्सा आता है। उसे तो यही लगा कि ज्योति ने उसके हस्बैंड को किस किया है। वो तुरंत गंगा से मिलने जेल पहुंच जाती है और वो हंसी हंसी में गंगा और ज्योति को थोड़ी बहुत सुना भी देती है, लेकिन बिमला को कौन समझाए कि सीपीआर और किस करने में कितना फर्क होता है। तभी गंगा धीरे से कुछ बोलता है। बिमला कहती है कि थोड़ा ऊंचा बोला करो जी, क्योंकि आप सीएम के हस्बैंड हो, और ये सुन के ज्योति बहुत हंसती है। और अब गंगाराम फैसला कर लेता है कि वो 10वीं जरूर करेगा। अगर वो 10वीं में पास नहीं हो पाया तो वो दोबारा कभी सीएम नहीं बनेगा। इसके बाद गंगा घंटे को मैथ पढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे मैथ समझ में नहीं आ रही थी। घंटी भी मैथ की तरह उसे मैथ्स पढ़ाता है जो उसे समझ में नहीं आता।
फिर घंटी गंगा को पॉलिटिक्स के हिसाब से मैथ्स को समझाता है जो उसको समझ में आ भी जाता है और वो ऐसे ही साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री सब कुछ समझ लेता है, बस हिंदी को छोड़कर। उसे हिंदी के अक्षर समझने में ही दिक्कत हो रही थी, वो उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। उसे लगता है कि जो दिक्कत तारे जमीन पर वाले मूवी के लड़के को होती है वही उसके साथ भी है। उसके साथी उससे कहते हैं कि प्रेम की हिंदी बहुत अच्छी है और वो उसको हिंदी सिखा भी देगा। इधर प्रेम को दिखाते हैं, वो जेल से छूटने वाला होता है, लेकिन प्रेम अपनी रिहाई पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो दूसरी कास्ट वाले लड़के से प्यार करता है और अगर वो जेल से रिहा हो गया तो वे उसको जान से मार देंगे। अब गंगा के पास ज्योति प्रेम को लेकर आती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके क्योंकि वो लड़की उसी कास्ट की होती है और ज्योति चाहती है कि गंगा राम उन दोनों की शादी करवा दे और वो ये बात उसकी मान भी जाता है और उन दोनों की शादी जेल में ही कर जाती है। अगले दिन हिंदी की समस्या को लेकर गंगा ज्योति के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तारे जमीन पर मूवी वाले की तरह ही वो हिंदी के अक्षर नहीं समझ पा रहा है और इसमें ज्योति उसकी हेल्प करती है। वो उससे कहती है कि आप कोई भी शब्द शुरू होने वाले पहले लेटर को देखिए और उस शब्द को इलेक्शन का साइन समझ लीजिए, जैसे कि हाथी से है निकल गया और नल से न निकल गया और मकान से मैं निकल गया और अगर है और मैं को मिला दिया जाए तो बनेगा हम। इसी तरह ज्योति उसे हिंदी पढ़ाना सिखाती है और ऐसे ही दोनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अचानक एक दिन इनामदार जेल से रिहा हो जाता है क्योंकि सीएम ने उसकी बेल कराई थी और इनामदार उसको साइंस पढ़ा रहा था और वो अभी साइंस की पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर भी होता है, इसलिए वो बिमला के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। दरअसल बिमला नहीं चाहती कि गंगा 10वीं में पास हो जाए, अगर वो फेल हो गया तभी वो सीएम हमेशा के लिए बनी रहेगी, इसलिए उसने जानबूझकर इनामदार की बेल कराई थी। शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच एसआईटी कर रही थी, उसका फैसला भी जल्दी ही आने वाला था। इस घोटाले में गंगाराम के विधायक और मिस्टर टंडन का भी नाम सामने आया था। टंडन बिमला से कहता है कि वो उसे इस बार बचा ले और वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और 10वीं के एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी थी और पहला एग्ज़ाम हिंदी का ही होता है, जिसकी वजह से गंगा को एग्ज़ाम फीवर हो जाता है। ज्योति उसको समझाती है कि तुम हिंदी के एग्ज़ाम में पास हो जाओगे क्योंकि उसमें निबंध ही 20 नंबर का होता है और कहानी बनाने में तो गंगा राम जी पूरे एक्सपर्ट होते हैं। और अब वो दिन आता है जब हिंदी का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम से पहले ज्योति उसे दही की चीनी खिलाने के लिए आती है और ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और ज्योति के एक गुरु के रूप में वो पैर भी छूता है। अब जाके गंगा को ये एहसास होता है कि उसे अपनी माँ और अपने गुरु की बात सुन लेनी चाहिए थी और उसको आगे पढ़ाई भी करनी चाहिए थी। अब एग्ज़ाम गंगा देता है लेकिन टेंशन ज्योति को होती है और अपोजिशन वाले मीडिया में ये बात फैला देते हैं कि गंगाराम का हिंदी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जिसमें उसे टेंशन हो जाती है ताकि वो आगे के एग्ज़ाम अच्छे से ना दे सके। ज्योति उसे मोटिवेट करती है और वो अपने एग्ज़ाम अच्छे से देता है और साइंस के एग्ज़ाम के लिए भी खुद ज्योति उसे पढ़ाती है। और उधर गंगाराम की बेल भी मंजूर हो जाती है। एग्ज़ाम देने की वजह से गंगाराम तो कोर्ट में नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उसका भाई और उसके कार्यकर्ता सभी यही चाहते हैं कि गंगाराम फिर से सीएम बने। जब वो जेल से रिहा होता है तो उसके अंदर अब भी पहले वाली ही बात होती है कि ना तो वो किसी के आगे झुका है और ना ही झुकेगा। उसे लगा कि जेल से बाहर मिलने के लिए उसके विधायक कार्यकर्ता भी आए होंगे, लेकिन उससे मिलने सिर्फ उसका भाई आता है। गुस्से में सबसे पहले वो सीएम ऑफिस जाता है जहां पर बिमला देवी ने मीटिंग बुला रखी थी। वो उन सभी से कहता है कि जिसने भी उसको धोखा दिया है वो उसे अगले चुनाव में एक भी सीट नहीं देगा और अब सीएम के चुनाव भी होने वाले थे। वो विधायकों से पूछता है कि कौन उसका साथ देगा, लेकिन कोई भी हाथ नहीं उठाता। जब बीवी ने ही साथ नहीं दिया तो भला में तो विधायक होते हैं। इसके बाद वो अपने पुराने विधायकों से मिलता है लेकिन वे भी उसका साथ नहीं देते। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाने का, क्योंकि उसका लीडर युवा होता है और अपोजिशन पार्टी का लीडर गंगाराम को अपनी पार्टी में शामिल कर भी लेता है। वे दोनों सीएम के चुनाव में शिक्षा को ही चुनावी मुद्दा बनाते हैं और शिक्षा के महत्व को बताते हैं, यहाँ तक कि वे सबके लिए शिक्षा को मुफ्त भी कर देते हैं। सीएम की वोटिंग भी शुरू हो जाती है और 10वीं और वोटिंग का रिजल्ट भी एक ही दिन आने वाला था। बिमला को पूरी उम्मीद होती है कि वही जीतेगी। जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू होता है तो शुरू में बिमला देवी ही आगे होती है। गंगाराम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वोटिंग पिछल रही थी
वो तुरंत जेल में जाता है ताकि वो अपना रिजल्ट देख सके। जब वो नोटिस बोर्ड पे 10वीं में पास होने वालों के नाम देखता है तो पहले तो उसको अपना नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में वो अपना नाम देख ही लेता है। वो 10वीं में 57% से पास हो गया था और ये देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं। और जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उसमें भी वो जीत जाता है। चारों तरफ उसकी ही जीत का जश्न होता है। उससे मिलने बिमला देवी भी आती है, लेकिन वो उससे नाराज नहीं होता क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एक बार तो कुर्सी का नशा सबके ऊपर जरूर चढ़ता है, जैसे कि उसको चढ़ा था। इसके बाद गंगाराम ये घोषणा करते हैं कि वो सीएम नहीं बनेगा, बल्कि सीएम उस पार्टी के युवा लीडर बनते हैं और वह खुद शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू।